हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का यह हमारा 14 नंबर का क्लास है। इससे पहले हम 13 नंबर के क्लास तक अनुच्छेद 70 तक चर्चा कर चुके हैं और आज के इस क्लास में हम अनुच्छेद 71 से आगे देखेंगे मुख्य रूप से कि क्या क्या हमें आगे इस वीडियो में कवर करना है। तो इस वीडियो के अंदर हम आज स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद 71 से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अनुच्छेद 71 का। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 71 में किस चीज़ों की चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 71 में क्या बताया गया, हम ध्यान से देखें तो इसमें लिखा है आपका, यदि मान लेते हैं कि हमारा जो प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति का जो चुनाव है या हमारा वाइस प्रेसिडेंट जिसे हम बोलते हैं उपराष्ट्रपति, यदि का कोई इसका चुनाव है और इनके चुनाव में यदि कुछ विवाद उत्पन्न हो जाता है, यदि कुछ क्या हो जाता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो इसका निर्णय कौन लेता है। तो इसका जो विवाद का जो निर्णय और अंतिम फैसला कौन सुनाता है, वो सुनाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निर्धारण या निर्णय कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब तक विवाद का फैसला नहीं आया होता है तब तक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कार्य कर सकते हैं और इनके द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा उसे अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। इस बात को याद रखना है। जैसे मान लेते हैं कि इन पर विवाद जो छिड़ा जिसके तहत इनको पद से हटा भी दिया गया है, लेकिन इनके द्वारा जो कार्य किया जाएगा जब तक भी, मान लो 1 महीना 2 महीना, जितना भी दिन तक कार्य किए रहेंगे तब तक उनके कार्य को हम वैध मानेंगे, अवैध नहीं माना जाएगा। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 71 में किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 71 आपको समझ में आ चुका होगा। इसमें चुनाव संबंधी विवाद के बारे में बताया गया है। तो चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखें अनुच्छेद 71 में। तो इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है और इनका निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होता है। ठीक है, साथ ही साथ हम आगे देखते हैं, यदि उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को अवैध घोषित कर देता है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्णय के पूर्व किया गया कोई कार्य या घोषणा अवैध नहीं होगा। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 71 में किया गया है। जैसे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया, तो ये डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, अनुच्छेद 71 में यह चीज बताया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 71 के बाद हम आते हैं अनुच्छेद 72 की ओर। तो चलो देखते हैं अनुच्छेद 72 में किस चीजों के बारे में व्याख्या किया गया है। तो अनुच्छेद 72 में बताया गया है राष्ट्रपति के क्षमादान शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति के क्षमादान शक्तियों की चर्चा अनुच्छेद 72 में किया गया है। और अनुच्छेद 72 के अंतर्गत हम बात करें तो आप देख सकते हैं क्षमादान शक्ति में इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की जो शक्ति है वो किस मंत्रालय के अधीन प्राप्त होता है। तो वो होता है आपका गृह मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय बता दीजिए, गृह मंत्रालय के अधीन इन्हें क्षमादान की शक्ति प्राप्त होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और राष्ट्रपति को देखते हैं किस किस प्रकार की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत मिलता है। तो इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति को क्षमा देने की शक्ति है। राष्ट्रपति को किसी भी मामले पर लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा राष्ट्रपति किसी भी मामले पर प्रतिहार कर सकता है। ये सब हम देखेंगे क्या क्या होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति किसी भी मामले पर प्रविलंबन लगा सकता है, प्रविलंबन लगा सकता है। और साथ ही साथ राष्ट्रपति किसी भी मामले पर विराम भी लगा सकता है। तो 5 प्रकार की चीजें, क्षमा, लघुकरण, प्रतिहार, प्रविलंबन और विराम, ये सब चीज कर सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। तो हम देखते हैं ये सब चीज क्या होता है, उनके बारे में एक एक करके अध्ययन करते हैं इन 5 चीजों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्षमा के संबंध में। तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जिसके तहत वो 5 प्रकार की चीजें कर सकती हैं। इस क्षमादान शक्ति के तहत पहला,
किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। क्षमा करना मतलब होता है कि दोषी को पूर्णतः माफ करना। दोषी को क्या करना? पूर्णतः माफ करना ही क्षमा कहलाता है। दूसरा चीज हम बात करें तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत लघुकरण कर सकता है किसी भी मामले पर। लघुकरण का मतलब हम क्या समझेंगे तो इसको आपको ध्यान देना है। लघुकरण का मतलब ये होता है, लघुकरण का अर्थ है कि ये जो होता है दंड के स्वरूप को, स्वरूप मतलब दंड के प्रकृति को बदलकर कम करना, अर्थात किसी कठोर दंड के स्थान पर हल्के दंड का प्रावधान कर देना। जैसे किसी को एकदम कठोर दंड दिया गया है, उसको हल्के दंड में रूप को चेंज कर देना क्या कहलाता है? लघुकरण कहलाता है। जैसे हम बात करें इसमें, जैसे राष्ट्रपति मृत्यु दंड को, मृत्यु दंड एक प्रकार का कठोर दंड है, मृत्यु दंड को लघुकरण कर आजीवन कारावास में परिवर्तित कर सकता है, जिसको हम हल्के दंड के रूप में मानते हैं मृत्यु दंड की अपेक्षा। तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो लघुकरण के अंतर्गत आता है, जो राष्ट्रपति कठोर दंड के स्थान पर हल्के दंड का क्या कर सकता है? प्रावधान कर सकता है। ठीक है, चलो तो इस बात को हम बात करेंगे अनुच्छेद 72 के तहत। पहला देखिए क्षमा, जिसमें पूर्णतः माफ कर देंगे। लघुकरण में क्या होगा तो अपन बताएंगे इसमें कि कठोर दंड के स्थान पर हल्के दंड का प्रावधान कर सकता है राष्ट्रपति। इसके बाद अनुच्छेद 72 के तहत ही राष्ट्रपति को परिहार करने की शक्ति भी प्राप्त है। परिहार मतलब क्या होता है देखते हैं। परिहार का अर्थ है कि इसमें दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम कर देना क्या कहलाता है? परिहार कहलाता है। समझ में आ गया होगा कि जैसे इससे पहले हम देखे थे लघुकरण में, उसमें आप क्या समझे कि प्रकृति चेंज कर देंगे, कठोर दंड के स्थान पर हल्के दंड का नियम था। लेकिन जब यदि राष्ट्रपति परिहार का प्रयोग करेगा तो उसमें क्या होगा देख सकते हैं, दंड की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा, बस बदलाव केवल किसमें होगा? अवधि में क्या कर सकते हैं? बदलाव कर सकते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं यहाँ कि 10 वर्ष के कठोर कारावास को 5 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित करना। तो देखो प्रकृति जो है कठोर कारावास का ही मिलेगा, लेकिन 10 साल के स्थान पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? 5 साल भी कर सकता है किसी भी सजा को। इसके अलावा अपन और बात कर सकते हैं, जैसे कि 15 वर्ष के साधारण कारावास को 10 वर्ष के साधारण कारावास में बदल सकता है। तो इसमें भी हम देखते हैं इस लाइन में कि साधारण कारावास जो है वो साधारण कारावास में ही परिवर्तित हुआ है। तो प्रकृति में कोई बदलाव नहीं है, केवल आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 15 वर्ष की जगह कितना आ चुका है? 10 वर्ष आ चुका है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं परिहार। क्या बोलते हैं? परिहार के अंतर्गत हम ये चीज को देखेंगे। चौथा जो चीज राष्ट्रपति कर सकता है जिसे हम बोलते हैं प्रविलंबन। क्या बोलते हैं? प्रविलंबन। तो अब बात करते हैं प्रविलंबन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि दिए गए दंड पर अस्थायी रूप से रोक लगा देना। कि अस्थायी रूप से मान लेते हैं कुछ समय के लिए यदि रोक लगा दिया गया है तो उसे हम बोलते हैं प्रविलंबन। तो प्रविलंबन क्लियर हो गया होगा कि अस्थायी रूप से क्या लगाना? रोक लगाना क्या कहलाता है? प्रविलंबन कहलाता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर कि मान लेते किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन कुछ समय के लिए रोक लगा दिया गया है और यह राष्ट्रपति कर सकता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं प्रविलंबन। ठीक है, तो प्रविलंबन का मतलब क्या बताएंगे? राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी मामले पर अस्थायी रूप से रोक लगा देना क्या कहलाता है? प्रविलंबन कहलाता है। अनुच्छेद 72 के तहत ही हम बात करें आगे तो राष्ट्रपति को किसी भी मामले पर विराम लगाने की भी शक्ति प्राप्त है। विराम क्या होता है थोड़ा समझते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में किसी दोषी को दिए गए दंड का पालन करने से रोकना। अगर हम किसी व्यक्ति को दंड तो दे चुके हैं, फैसला हो चुका है, लेकिन जो भी दंड दिया गया है उसको रोका जा रहा है, वो दंड उसको नहीं देना है, तो उसको बोलते हैं विराम लगा देना। और ये जैसे कौन कौन सी परिस्थिति में देखने मिल सकता है, जैसे हम मान लेते हैं कि अगर कोई महिला को दंडित किया गया है और वो गर्भावस्था में है उस समय,
तो उनको यदि कुछ दंड दिया गया है तो उस पर रोक लगा दिया जाता है, विराम लगा देते हैं जब तक स्थिति सही ना हो जाए। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को दंड दिया गया लेकिन वह शारीरिक अपंगता है, उनका शारीरिक रूप से वो कमजोर है, वो अपंग है, तो उस स्थिति में भी विराम लगाया जाता है अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 72, जिसमें हम 5 प्रकार की शक्तियों के बारे में समझे राष्ट्रपति की। ठीक है, चलो कुछ जानकारी है उसको हम देखते हैं आगे। यहाँ लिखा गया है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां न्यायपालिका से स्वतंत्र है। कि राष्ट्रपति की जो भी हम क्षमादान शक्ति देखे 5 प्रकार की जो शक्ति था, उस पर न्यायालय कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि न्यायपालिका से क्या है, ये स्वतंत्र है। किसी भी प्रकार का अपन क्षमा कर देंगे तो न्यायालय उस पर कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता। यह इस लाइन आपको याद रखना है। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लाइन है उसमें लिखा है कि मृत्युदंड की सजा को केवल राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है, किंतु राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति है, लेकिन मृत्युदंड पर क्षमा वो नहीं कर सकता। इस बात को याद रखना है। ठीक है, चलो इसके हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति क्षमादान शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद के परामर्श से ही करता है। इस बात को याद रखना है कि क्षमादान की शक्ति का उपयोग जब भी करेगा राष्ट्रपति, तो किसकी सलाह से करता है, तो मंत्री परिषद, आगे हम समझेंगे, उनकी सलाह पर ये करता है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। तो राष्ट्रपति के क्षमादान का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति किसी को क्षमा दे देता है, लेकिन लगता है कि उसको बदलना है क्षमा को, तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं, उस पर जांच करवा सकते हैं। वह इस प्रावधान में लिखा गया है। ठीक है, तो ये हमारा अभी तक जो हम पढ़े थे अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान की जो शक्तियां हैं उनको हम समझ रहे थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 72 के बाद देखते हैं अनुच्छेद 73 के संबंध में। अनुच्छेद 73 में देखो क्या बताया गया है मुख्य रूप से। तो इसमें लिखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राष्ट्रपति कर सकता है। कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है, जिसके तहत अनेक प्रकार के विभागों का निर्माण कर सकता है और कार्य को संचालन कर सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 73 आपको पूछेंगे तो आपको सिर्फ बताना है कि कार्यपालिका के शक्तियों का विस्तार अनुच्छेद 72 के तहत किया जाता है और राष्ट्रपति ही संघ की कार्यपालिका के कार्यों को आसान बनाने के लिए कार्यपालिका का विस्तार करता है, ताकि अनेक प्रकार का विभाग बनाए जिसके तहत कार्य आसान हो जाए और हर विभाग को अपना काम सौंप दिया जाए। तो ये चीज अनुच्छेद 72 में लिखा गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 72 क्या है, तो उसके संबंध में आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तो सबसे पहले अपन देखें, यहाँ तो यहाँ लिखा है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 72 के तहत किया जाता है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के कार्यों को आसान बनाने के लिए ये सब कार्य करता है। इस बात की चर्चा इसमें किया गया है। ठीक है, चलो तो ये हो गया अनुच्छेद 74 के बारे में, आप समझ चुके होंगे। इससे पहले हम अनुच्छेद 72 देखे, उसके बाद अनुच्छेद हम 73 देख चुके हैं। अगला जो हमारा अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 का संबंध क्या है, इसे हम देखें ध्यान से। तो अनुच्छेद 74 का संबंध है मंत्री परिषद के गठन से। यह मंत्री परिषद का जो भी प्रावधान किया गया है संविधान के अंतर्गत, वह अनुच्छेद 74 में किया गया है। तो अनुच्छेद 74 क्या है बता दीजिए, तो मंत्री परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार, मतलब इन्हीं के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो यहाँ पर हमें साफ साफ समझ में आता है कि राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट जो होता है, कोई भी कार्य किसकी सलाह पर करता है, तो मुख्य रूप से हम बता देंगे मंत्री परिषद की सलाह पर। किसकी सलाह पर, तो मंत्री परिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति कुछ भी कार्य कर सकता है
ये अनुच्छेद 74 में लिखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 74 में ही बताया गया है कि इस बात की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को सलाह दिया है। मतलब इसका मतलब ये है, हम समझ सकते हैं कि मंत्रियों के द्वारा राष्ट्रपति को कुछ भी इस प्रकार की सलाह दे, इस पर न्यायालय में कभी भी जांच नहीं होगा, ऐसा अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है। तो इस बात को याद रखना है। अब भाई उनका मंत्रिपरिषद है, राष्ट्रपति को कोई भी सलाह दे, उन पर न्यायालय कोई भी जांच नहीं बैठाएगा कि वो राष्ट्रपति को क्या सलाह दिया है क्या नहीं दिया है, इस बात की कोई जांच नहीं होगा। इसको आप इसमें याद रखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 74 में ही आगे देखो बताया गया मुख्य रूप से कि राष्ट्रपति पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसका मतलब ये है, हम समझते हैं ध्यान से, कि राष्ट्रपति को जैसे मान लो कोई फैसला, कोई सलाह दिया गया है मंत्रिपरिषद के द्वारा, तो उस पर बोल सकते हैं कि भाई एक बार पुनर्विचार कर लीजिए और फिर हमें सलाह दीजिए, ऐसा राष्ट्रपति कह सकता है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि राष्ट्रपति के बोलने के बाद मंत्रिपरिषद फिर भी वही सलाह दे रहा है, तो उस स्थिति में उस सलाह को मानना ही पड़ेगा राष्ट्रपति को। इसकी चर्चा यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो वही देख सकते हैं कि राष्ट्रपति पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा, ऐसा प्रावधान इसमें मुख्य रूप से किया गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर सभी को? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा मुख्य जो अनुच्छेद है उसको हम देखें। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 75 की ओर। अनुच्छेद 75 में देखो क्या बताया गया। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करें अनुच्छेद 75 में, तो इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में चर्चा किया गया अनुच्छेद 75 में। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन किसकी सलाह पर करता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यह करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है सभी को कि अनुच्छेद 75 की चर्चा मुख्य रूप से हम बात करें किससे रिलेटेड है। तो अनुच्छेद 75 में देखो किसके बारे में बताया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्री की नियुक्ति भी इसमें बताया गया है। लेकिन अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति ही करेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। अनुच्छेद 75 का हम धारा 1 का देखते हैं। अनुच्छेद 75 का जो धारा का था, इसमें हम बात करें किस बात की चर्चा की गई है, तो इसमें आप देख सकते हैं ध्यान से, इसमें बताया गया था प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में। अगर हम बात करें इसमें अनुच्छेद 75(1) का में, इसमें लिखा है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल जो संख्या है मंत्रियों का, वो लोकसभा की कुल सीटों का 15% ही हो सकता है। कि लोकसभा के टोटल जो सीट है उसका 15% ही मंत्री पद धारण कर सकते हैं, इस बात की चर्चा इसमें किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 75 के बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 75(2). अनुच्छेद 75(2) में लिखा है कि मंत्री जो होगा, जो भी मंत्री होंगे, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण कर सकता है। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति जब हटाना चाहे मंत्रियों को हटा सकता है, क्योंकि मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब सीधा आपको यह बताना है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वो पद धारण कर सकता है, और जब हटाना चाहेंगे तो हटा भी सकते हैं, क्योंकि प्रसाद पर्यंत का यही अर्थ होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 75 का जो धारा 3 है। अनुच्छेद 75 के धारा 3 में लिखा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। किसके प्रति बता दो? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है
मुख्य रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो हम बात करेंगे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कौन? आपका मंत्री परिषद। क्योंकि यदि मंत्री परिषद वाले को हटाना है तो हटाने के लिए क्या जरूरी है? लोकसभा लोग मिल के इसे हटा सकते हैं। इस बात को आपको यहाँ ध्यान देना है। ठीक है, चलो तो आप सभी को अनुच्छेद 75 का धारा 3 समझ आ चुका होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अनुच्छेद 75 का जो धारा 4 है उसके संबंध में। अनुच्छेद 75 का जो धारा 4 है, इसमें लिखा है कि किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले उन्हें राष्ट्रपति के सामने शपथ दिलाया जाता है। किस किस चीज का शपथ दिलाते हैं? तो मुख्य रूप से हम बात करें पद और गोपनीयता, इसकी शपथ दिलाई जाती है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो किसी भी मंत्री द्वारा शपथ क्या क्या चीज का लिया जाता है? पद और गोपनीयता का। और उन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो उन्हें शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, चलो आगे हम बात करें। अनुच्छेद 75 का जो धारा 5 है, इसमें लिखा है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति पर वो मंत्री नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि जैसे हम कोई व्यक्ति को मंत्री बना चुके हैं लेकिन वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो इस स्थिति में वो 6 माह तक तो मंत्री के पद में रहेगा। कितने माह तक बता दो? 6 माह तक। लेकिन जैसे 6 माह समाप्त होगा तो उसका मंत्री पद खत्म हो जाएगा, मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। इस बात को इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है फिर भी वो मंत्री बन सकता है अनुच्छेद 75(5) के तहत, लेकिन मात्र 6 महीने के लिए बनेगा। अगर 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता ले लेता है तो मंत्री हमेशा के लिए रहेगा, और नहीं ले पाता है तो उसका मंत्री पद खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। अनुच्छेद 75 का जो धारा 6 है, इसमें देखो क्या बताया गया। इसमें लिखा है मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे, और जब तक संसद इस प्रकार अवधारित नहीं करती है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में लिखा गया है। तो देखो, तो मंत्रियों को जो वेतन मिलेगा वो दूसरी अनुसूची के तहत जितना उनका है निर्धारण किया गया वो तो मिलेगा। लेकिन संसद यदि चाहता है कि उनके वेतन को बढ़ाया जाए तो संसद विधि द्वारा वेतन को बढ़ा भी सकता है, और नहीं बढ़ाता है तो दूसरी अनुसूची के तहत उन्हें जरूर मिलेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। हम टोटल 6 धारा देखे, धारा 6 तक। तो उसमें अलग अलग धाराओं में अलग अलग बातों की चर्चा की गई है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 75 के बाद हम देखते हैं आगे मंत्री, जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो निम्नलिखित में से कौन कौन सी संस्थाओं का प्रमुख होते हैं, इनकी हम चर्चा करें। तो सबसे पहले हम बताएंगे जो आपको दिख रहा है, जिसको हम बोलेंगे कैबिनेट का अध्यक्ष। प्रधानमंत्री कैबिनेट का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। दूसरा हम देखते हैं वह है आपका मंत्री परिषद का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री होता है। साथ ही साथ हम बात करें तो सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। आगे हम बात करें तो वे विभाग जो किसी मंत्री के अंतर्गत नहीं है उन सब का प्रमुख, राष्ट्र का नेता, वो जो होता है प्रधानमंत्री होता है। तो जो विभाग किसी मंत्री को नहीं दिया गया है वो किसके अधीन होता है? तो वो होता है आपका प्रधानमंत्री के अंदर। और प्रधानमंत्री को ही कहा जाता है राष्ट्र का नेता, और प्रधानमंत्री को ही कहा जाता है जनता का नेता भी कहा जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ हम देखते हैं तो प्रधानमंत्री को कहा जाता है लोकसभा का नेता। किसका नेता बोलते हैं? लोकसभा का नेता भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं प्रधानमंत्री जो होता है वो नीति आयोग का अध्यक्ष भी होता है। इस बात को याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, बता दीजिए। तो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो प्रधानमंत्री अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष भी होते हैं। तो जो भी इंटर स्टेट काउंसिल होता है, राज्यों के बीच समन्वय स्थापित कराना है, तो प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या उन वहाँ के जो भी अधिकारी गण हैं उनसे चर्चा करके इस परिषद को संभालता है। ठीक है,
इसके अलावा हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जो होता है वो परमाणु कमान का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री किस चीज का अध्यक्ष होता है बता दीजिए, तो वो होते हैं परमाणु कमान का अध्यक्ष। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के भी क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो इतने सभी चीज हम देख चुके हैं कि ये सब चीज आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री कौन कौन से चीजों के प्रमुख होते हैं, क्या कहलाते हैं, उन सबको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं त्याग पत्र के संबंध में आपको क्या याद रखना है। तो त्याग पत्र में लिखा है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री द्वारा त्याग पत्र दिए जाने पर समस्त मंत्री परिषद, जितने भी आपको मंत्री परिषद दिख रहे हैं, वो सब भंग हो जाता है। ये आपको याद रखना है। अगर कौन त्याग पत्र देता है तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि प्रधानमंत्री यदि त्याग पत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को, तो क्या भंग हो जाता है, जितने भी हमारे मंत्री परिषद हैं वह स्वतः क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलो त्याग पत्र के बाद आगे हम देखते हैं मंत्री परिषद का गठन। मंत्री परिषद के गठन में लिखा है कि यहां बस हम देखें ध्यान से, तो भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को सहायता देने के लिए जब राज्य मंत्री, उप मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है तो इन सभी को मिलाकर मंत्री परिषद का गठन होता है। किसका गठन होता है, मंत्री परिषद का गठन होगा। तो मंत्री परिषद के अंतर्गत हम बात करें जितने भी प्रकार के मंत्री होंगे, चाहे राज्य मंत्री हो, उप मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, इन सब को मिलाते हैं तो क्या बनता है आपका मंत्री परिषद। मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को सहायता देने के लिए जो राज्य मंत्री हैं, उप मंत्री हैं, इन सब को सामूहिक रूप से हम देखेंगे तो क्या कहलाता है, तो कहलाता है मंत्री परिषद। क्लियर है सभी का। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं मंत्रियों के प्रकार के बारे में, कौन कौन से मंत्री हो सकते हैं। तो सबसे पहला होता है कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट स्तर के मंत्री में याद रखना है कि कैबिनेट मंत्री अपने विभाग का अध्यक्ष होता है और उसके सहायता के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो विभाग का जो भी अध्यक्ष होगा, जिस विभाग का अध्यक्ष जो व्यक्ति है वो कैबिनेट मंत्री कहलाता है। तो हर विभाग का एक एक अध्यक्ष होगा और उन्हें हम क्या बोलेंगे, कैबिनेट मंत्री कहेंगे। ठीक है, दूसरे जो मंत्री होते हैं उसको हम राज्य मंत्री बोलते हैं। ये क्या करते हैं, तो ये हम बताएंगे कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता है। लेकिन ऐसे राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्री की सहायता नहीं करते हैं उनको अलग से कुछ विभाग दे दिया जाता है, तो उनको बोलते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। क्या बोलते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के नाम से जानते हैं। इनको क्या होता है कि ऐसे राज्य मंत्री जिसे किसी भी विभाग का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया हो तो उन्हें हम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। ठीक है, चलो चौथी जो मंत्री होते हैं उसको हम बोलते हैं उप मंत्री। उप मंत्री क्या होता है, तो हम बात करें तो कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री की सहायता के लिए उप मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो ये चार प्रकार के मंत्री याद रखना है। सबसे पहला कौन सा है, कैबिनेट स्तर के मंत्री जो हर एक विभाग का अध्यक्ष होगा, और कैबिनेट मंत्री को सलाह देने के लिए राज्य मंत्री दिख रहे हैं। और ऐसे राज्य मंत्री जो कैबिनेट को सलाह नहीं देगा, उसके पास खुद एक अलग से विभाग हो जाता है, तो उन्हें हम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। और एक ऐसे मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री को भी सलाह दे सकते हैं और राज्य मंत्री को भी सहायता प्रदान कर सकते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उप मंत्री। तो ये सब हो गए मंत्री के प्रकार के बारे में। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं मंत्री परिषद के गठन के बारे में। बात करें तो मंत्री परिषद के अंतर्गत होते हैं कौन कौन होते हैं। तो मंत्री परिषद का हम बात करें तो ये किन किन चीजों के मिलने से बनते हैं, तो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, संसदीय सचिव, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तो इन सभी के मिलने से मंत्री परिषद का गठन होता है। किसका गठन होता है, मंत्री परिषद का गठन होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें तो कुछ कैबिनेट भी होते हैं अलग से, जैसे किचन कैबिनेट क्या है करके क्वेश्चन आता है, तो इसमें हम बताएंगे
कि प्रधानमंत्री, उसके परिवार के सदस्य, प्रधानमंत्री के कैबिनेट में से चयनित चुनिंदा कैबिनेट मंत्री, इन सब को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? किचन कैबिनेट। एक होता है सैंडो कैबिनेट। सैंडो कैबिनेट में लिखा है कि विपक्षी दलों के द्वारा जो मंत्रिमंडल बनाया जाता है उन्हें हम शैडो कैबिनेट बोलते हैं, लेकिन ये भारत में नहीं है। ये केवल कहाँ प्रचलित है देख लो, तो ये मुख्य रूप से प्रचलित है आपका ब्रिटेन में। कहाँ चलता है आपका? ब्रिटेन में संचालित है। भारत में शैडो कैबिनेट नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं संसदीय सचिव कौन होते हैं। तो वे मंत्री जिनका कोई कार्यभार नहीं होता, यह सरकार को सलाह के रूप में कार्य करते हैं। सरकार को क्या देते हैं? सलाह देते हैं, तो उन्हें हम संसदीय सचिव कहते हैं। क्या बोलते हैं? संसदीय सचिव के नाम से जानते हैं, जो केवल सरकार को क्या देने के लिए कार्य करता है? सलाह देने के लिए कार्य करता है। उसको हम क्या नाम से जानते हैं? तो संसदीय सचिव के नाम से जाना जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। क्लियर है सभी का? चलो, तो ये हो गया, हम देख चुके हैं मंत्रिपरिषद क्या है, किचन कैबिनेट क्या होता है, सैंडो कैबिनेट क्या है और संसदीय सचिव क्या होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, मंत्रिपरिषद के कार्य के बारे में देखते हैं क्या होता है। तो मंत्रिपरिषद जो होते हैं देश के प्रशासन, आर्थिक सुधार, सुरक्षा तथा विदेशी राज्यों के संबंध में निर्धारण प्रधानमंत्री की सहायता से करते हैं। तो मंत्रिपरिषद का मेन काम सबको समझ में आ गया होगा कि देश में क्या करना है, बता दो। हम बात करें तो देश में प्रशासन, आर्थिक सुधार, सुरक्षा और विदेशी राज्यों से संबंध बनाने के लिए कौन काम करता है देश में? तो होते हैं मंत्रिपरिषद के द्वारा कार्य किया जाता है। और मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन मुख्य रूप से निर्धारण करता है? तो प्रधानमंत्री ही प्रमुख होते हैं मंत्रिपरिषद का, ये आपको ध्यान रखना है। इसका हम सीधा बात करें तो मंत्रिपरिषद के द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार ही राष्ट्र का संचालन होता है। देश का पूरा जो संचालन हो रहा है वो मंत्रिपरिषद के नीतियों के अनुसार हो सकता है। इसमें हम बात करें मुख्य रूप से जो भी हमारे मामले हैं, प्रशासन को लेके, आर्थिक सुधार को लेके, सुरक्षा संबंधी मामला है, विदेशी राज्यों से संबंधित जो भी मामले हैं, तो ये सब पर नीति कौन बनाता है? तो मंत्रिपरिषद के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मंत्रिमंडल क्या है। तो इसमें लिखा है इसे संविधान के अनुच्छेद 352 में 1978 के 44वें संविधान संशोधन में अधिनियम द्वारा शामिल किया गया है, जो मंत्रिमंडल कहलाता है। यह एक लघु निकाय है जिसमें 10 से 15 मंत्री हो सकते हैं। यह वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करती है और उसके लिए कार्य करती है। तो मंत्रिमंडल वाले ही मेन शक्ति, सबसे ज्यादा शक्ति अगर मंत्रियों में हम बात करें तो मंत्रिमंडलों वाले के पास होता है। ठीक है, इनके द्वारा निर्देश सभी निर्णय मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। तो इनके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उनको सभी मंत्रियों को मानना पड़ता है। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं जो मंत्रिपरिषद का एक भाग होता है। आ रहा बात समझ में? तो जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, जितने भी क्या बता दो, कैबिनेट मंत्री वगैरह जो होते हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल होता है। इस बात को याद रखना है। ठीक है, छठवां पॉइंट इसमें हम देख सकते हैं कि यह एक निकाय की तरह है। यह सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करती है और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय करती है। और इनका कार्यकलाप सामूहिक रूप से होता है कि जो भी निर्णय लेंगे एक समूह के रूप में लेंगे। समूह के संबंध में ही पूरा कार्य संचालित होता है। अगर किसी एक व्यक्ति को यदि पद से हटाया जाता है तो पूरा समूह को हटना होता है, क्योंकि उनके द्वारा जो भी काम किया जा रहा है वो एक सामूहिक रूप से किया जाता है। इस बात को आपको यहाँ से ध्यान रखना है। क्लियर सभी का? चलो आगे हम बात करते हैं। तो ये हो गया मंत्रिमंडल क्या है, और अंतिम आज की वीडियो में हम देखेंगे मंत्रिपरिषद क्या है। तो यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका विस्तार संविधान के अनुच्छेद 74 में किया गया है। इसका आकार और वर्गीकरण संविधान में वर्णित नहीं है। इसके आकार का निर्धारण प्रधानमंत्री समय परिस्थितियों को देखकर करता है। तो इसमें जैसे हम बात कर रहे थे इससे पहले जो मंत्रिमंडल थे जिसमें
जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है, लेकिन मंत्रिपरिषद को उल्लेख है अनुच्छेद 74 में। ठीक, आगे हम बात करें तो यह एक वृहद निकाय जिसमें 20 से लेकर 80 मंत्री हो सकते हैं। इसमें सभी शक्तियां मतलब इसे सभी शक्तियां प्राप्त है, परंतु संवैधानिक रूप से है, वास्तविक रूप से नहीं है। इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है कि मंत्रिमंडल जो डिसाइड कर दिया वही काम मंत्री परिषद वाले को करना होता है, याद रखेंगे। इसमें मंत्रियों को 3 श्रेणी में बांटा गया है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। और जो कैबिनेट मंत्री होता है वो जो होता है पूरे मंत्रियों का संचालन करता है मेन तरीके से। ठीक है, यह सरकारी कार्यों हेतु एक साथ बैठक नहीं करती है, इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं होता है। देखो जैसे राज्य मंत्री है या उप मंत्री है, तो ये जो लोग होंगे अपना अपना काम करते हैं केवल सलाह देने का। क्या देने करते हैं? ये जो होते हैं वो केवल सलाह देते हैं। किनको सलाह देते हैं? तो कैबिनेट मंत्रियों को। तो सबसे बड़ा मंत्री कौन हुआ बता दो? कैबिनेट मंत्री, जो मंत्री परिषद का एक हिस्सा है। लेकिन कैबिनेट मंत्री को हम अलग से केवल बोल सकते हैं मंत्रिमंडल। क्या बोल सकते हैं? केवल कैबिनेट मंत्री के समूह को मंत्रिमंडल बोलते हैं, लेकिन इन तीनों को हम मिला देंगे तो मंत्री परिषद बन जाता है। ठीक है, और अंतिम लाइन हम बात करें, यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये याद रखना है, किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये हो गया हमारा मंत्री परिषद तक के पूरे पॉइंट खत्म। जो हम बात करेंगे यहाँ तक अनुच्छेद के अंतर्गत हम देखें तो कौन कौन से अनुच्छेद की आज हम चर्चा किए हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो अनुच्छेद 74 हम अच्छे डिटेल से समझे, और अनुच्छेद 75 तक हम पढ़ चुके हैं। कल हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 76 से। तो अनुच्छेद जो 76 है जिसमें हम महान्यायवादी की चर्चा करेंगे, इसे आप ध्यान में रखना है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक करते हैं। कल का वीडियो आप जरूर देखिए जो महान्यायवादी से रिलेटेड होगा, और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न आ सकते हैं उस वीडियो में आपको अच्छे से जानने मिलेगा। धन्यवाद।